मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? साइंस में क्या पढ़ा रहे थे आपको? फिजिक्स। क्या पढ़ा रहे थे? फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? प्रकाश का परावर्तन। आइए, तो इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो पूछेगा कि प्रकाश चलती है या गमन करती है? प्रकाश चलती है या गमन करती है? ठीक है, ऑप्शन में दिया जाएगा आपको। ऑप्शन में दिया जाएगा सरल रेखा में, ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा में, नंबर बी, वक्र रेखा में, ए एवं बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या बोले थे? प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलती थे? प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में, प्रकाश को सर्वप्रथम मतलब पहले सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश को सर्वप्रथम किसने मापा था? मापा था नंबर एक न्यूटन, ठीक है, नंबर बी सीवी रमन, नंबर सी रोमर, नंबर डी सभी, ऑल ऑफ दीज। तो मैं क्या बताया था? प्रकाश को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नापा था? एक रोमर, किस वैज्ञानिक ने? रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को सर्वप्रथम मापा था। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताइए, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए ऑप्शन में, किरण, सरल रेखा, नंबर सी किरण पुंज, नंबर डी आपतन कोण। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या बोले थे? किरण पुंज। मतलब ये चल रहा है, सब मिलके एक एक हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज
और समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो वह जो एक दूसरे के समांतर हो, वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में या निम्न में कौन अप्रदीप्त मतलब नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर बी चंद्रमा, नंबर सी मोमबत्ती, नंबर डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। बोले निम्न में इसमें कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो बोले निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं का परिभाषा क्या था, बोलिए जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग क्या करते थे, प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे को क्या कहते थे, अप्रदीप्त। तो ध्यान से देखिए, सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये तो हमारा प्रदीप्त हुआ, और ये क्या हुआ, अप्रदीप्त। मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए ये और ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा, हमारा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। चलिए ठीक है, नंबर 5 प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन या के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये हम PPI, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछ लिया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ऑप्शन 3, नंबर बी 4, नंबर सी 1, नंबर डी 2। तो बोलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कैसे, जब ये कोई आपतित किरण, ठीक है, कि सतह से टकरा कर परावर्तित होकर गया, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन, दूसरा नंबर में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I कोण R के बराबर होगा हमेशा। कोण I किसके बराबर होता है, तो कोण R के बराबर होता है। तो परावर्तन के कितने नियम, तो परावर्तन के 2 नियम, ठीक है। तो परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के 2 नियम होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। तो कोई बोलेगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, वेग मतलब चाल, ठीक है, या इसी की जगह रह सकता है चाल। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा
किसमें? निर्वात में, कांच में, ठीक है, नंबर बी कांच में, नंबर सी वायु में, नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो बोलिए, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होगा हमारा निर्वात में होगा। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलता है। तो बोलेगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ पे? तो निर्वात में। या कोई बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है कहाँ पे? बोलेंगे निर्वात में, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 में, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन बिंदु, नंबर बी परावर्तन कोण, नंबर सी परावर्तन कोण, नंबर डी आपतन कोण। ठीक है, तो आपतित किरणों तथा ये परावर्तित नहीं होगा, इस जगह अभिलंब होना चाहिए। परावर्तित की जगह क्या होगा? अभिलंब, क्योंकि इस दोनों के बीच तो दोनों कोण बनता है ना। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो ये हमारा देखिए, ये आया किरण, ठीक है, और ये अभिलंब है, इसके बीच कौन सा कोण बनता था? तो ये आपतन कोण बनता था। कौन सा बनता था? आपतन कोण। इस कोण को किससे सूचित किया जाता था? कोण आई के द्वारा, ठीक है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को बोलेगा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, आपतित किरण, नंबर सी तल, नंबर डी परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, तो ये देखिए, ये किरण आया, ठीक है, ये टकराया, ये अभिलंब के बीच बना कोण,
ये तो ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी नंबर। क्यों? तो परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। तो अब प्रश्न संख्या हम लोग 9 को देखते हैं। तो परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है, आप क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। नंबर बी, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी में दिया है ए एवं बी दोनों, तो क्या सही है? तो ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा सही हुआ। क्योंकि देखिए, ये अगर हमारा तल है, ये आपतन कोण आया, ये परावर्तित हुआ, इसके बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, इसके बीच बना कोण आई और कोण आर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा? राइट। अब हम लोग प्रश्न संख्या इसी परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण से, आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। नंबर बी, ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। नंबर सी, ठीक है, नंबर सी, दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। मतलब आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों कोण हमेशा असमान, मतलब बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। और नंबर डी, दोनों कोण मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो बोलिए, तो परावर्तन के नियमों के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? तो परावर्तन के कोण के बराबर। मतलब दोनों कोण हमेशा क्या होगा? बराबर। कौन सा कोण? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, तो कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो परावर्तन कोण के बराबर। कैसे? देखिए, ये आया किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसके बीच अभिलंब है, तो ये देखिए बीच से अभिलंब डाला गया था, तो इधर भी बराबर होगा और इधर भी बराबर होगा। तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 को देखिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
ठीक है, नंबर 1, 2, ठीक है, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी 5। तो बोलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार का गोलीय है, तो इसके बीच से अगर आधा इसको काट दीजिएगा ये, तो अगर इस तरह को रजित कर दीजिएगा और एक वो इस तरह से रजित कर दीजिएगा, एक तो उत्तल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? अवतल। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 को देखिए। वाहन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाहन के साइड मिरर, मिरर मतलब आईना, वाहन के साइड मिरर में कौन सा, ठीक है, वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है, नंबर बी उत्तल दर्पण, नंबर सी दोनों, नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो क्या बताए थे आप लोगों को? वाहन के साइड मिरर जो होता है, साइड वाला है ना, जो पीछे की वस्तु को हम लोग देखते हैं उससे, तो वो हमें, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें क्या होगा? ये उत्तल। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वाहन के साइड मिरर में अगर कोई पूछेगा तो कौन सा दर्पण हम लोग कहेंगे बाबू? बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्यों? इधर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा गाड़ी है, तो ये हम इधर से कोई वस्तु अगर आया तो ये हमारा क्या सीधे नजर आता है ना, देखिएगा, तो सीधा आया नजर आता है कि कोई आ रहा है। तो जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो पूछेगा कौन सा दर्पण, तो सीधे बोल देंगे हम लोग क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कौन सा दर्पण? वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण का, ठीक है। और हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण का, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 13 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 को बोलेगा हजामती बनाने में, हजामती मतलब टाढ़ी बनाने में, ये भी आए क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। बोलेगा दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, या इसी को क्या लिखेगा? हजामती बनाने में, हजामती बनाने में किस दर्पण, दाढ़ी बनाने में या हजामती बनाने में, दाढ़ी बनाने में या हजामती बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समतल, ठीक है, समतल दर्पण। नंबर बी अवतल दर्पण, ठीक है। नंबर सी, ठीक है, नंबर सी उत्तल दर्पण। नंबर डी इनमें कोई नहीं, कोई
नहीं। तो बोलिए दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में देखने से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब होगा जो, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो इसीलिए तो बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग हजामती बनाने में क्या जाता है? हजामती बनाने में क्या जाता है? ठीक है। अब कोई बोलेगा संख्या कितना होगा? 14। संख्या कितना होगा? 14। प्रश्न संख्या 14 में, प्रश्न संख्या, ठीक है, 14 में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 में अगर कोई कहे कि हम लोगों का, किसमें साइड मिरर वाला तो हो गया, किसमें साइड मिरर वाला तो हो गया। निम्नलिखित से किस दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बोलेंगे क्या बोल सकते हैं हम लोग? अवतल दर्पण नंबर बी उत्तल दर्पण नंबर सी दोनों या नंबर डी इनमें कोई नहीं, बोले किस दर्पण का प्रयोग? तो बोले सीधा दर्पण बनाने में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग सीधा प्रतिबिंब किया जाता है। क्योंकि सीधा प्रतिबिंब साइड मिरर में जो होता है हमारा, बोले थे साइड मिरर होता है हमारा, इधर से देखिए साइड मिरर सीधा प्रतिबिंब बनता है, इधर से देखिए इससे हमेशा प्रतिबिंब बनता है छोटा, वस्तु से हमेशा क्या होगा? वस्तु से हमेशा छोटा, वस्तु से हमेशा। अब कोई पूछ ले प्रश्न संख्या 15 में देखिए, क्या पूछ ले? पर्दे पर बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो पर्दे पर बना प्रतिबिंब होता है। नंबर 1 काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। नंबर बी आभासी, नंबर सी वास्तविक, नंबर डी इनमें कोई नहीं। बोलिए पर्दे पर पर्दे पर बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, पर्दे पर बना प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक, पर्दे पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा किसका? पर्दे पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा किसका? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है, बोलेंगे होता है, तो बोलेंगे हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा यहाँ पे क्या पूछा था? उल्टा। पर्दे पर बना क्या पूछा था? होता है, पर्दे पर बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, आभासी या वास्तविक, कौन सा होगा? इनमें से हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ पे प्रतिबिंब की वास्तव में वहाँ पे, ठीक है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, इसलिए क्या होगा? वास्तविक वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? बोलेंगे उल्टा से क्या होता है? प्रश्न संख्या 16 इसी का है, प्रश्न संख्या 16 इसी का है। नंबर 16 वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है, ठीक है, कोई पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, कोई पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है सीधा, छोटा, उल्टा, नंबर डी इनमें से कोई नॉट। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा। कोई बोलेगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, बोलेंगे वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब बनता है बोलेंगे वास्तविक और, ठीक है, उल्टा। वास्तविक वास्तव में तो है, आप बोलेगा काल्पनिक वास्तव में तो है, आपका मतलब काल्पनिक होगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब क्या हो सकता है, दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ऐसी बात नहीं है ना, चल रही है तो ऐसी बात नहीं है ना, क्या होता है फिल्म चलेगा तभी तो हम लोग देखते हैं ना, फिल्म चलेगा तभी तो हम लोग देखते हैं ना, और पर कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होने पर कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। अगर आप कभी बोल गए होंगे कि इस तरह से पर्दा ऊपर बोल गए होंगे, इस तरह से पर्दा एक लाइट हाउस होता है, एक यहाँ से एक लाइट हाउस यहाँ पे फोकस करता है, उसके बाद हमारी फोकस करता है, उसके बाद हमारी आंखों पे, देखिए ये हमारा तो गया कैसे, देखिए ये हमारा गया, इसके बाद जो ये हमारा, लेकिन इसके बाद जो ये हमारे चित्र बन के हमारे तरह से आया, कैसा हमारे आंखों में उल्टे तरह से आया, हमारे आंखों के पास उल्टा आया, ठीक है, हमारे आंखों के पास हम लोग इधर से देख रहे थे, इधर ही ना प्रतिबिंब, हम लोग इधर से देख रहे थे, इधर ही ना प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसका क्या बनना है, उल्टा बन रहा है, हमारा क्या बनना है, उल्टा बन रहा है, इसलिए हमारे हम सीधे देखेंगे तो सीधे देखते रहो, बोलेगा हम सीधे देखेंगे तो सीधे देखते रहो, उधर आगे नहीं होता है, ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, होता है इसी तरह से कोई उल्टा प्रतिबिंब, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा भी हम लोग कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमें रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये हम लोग लेंस में पढ़ेंगे, अभी तो ये हम लोग लेने वाले पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ये रेटिना वाला की कोई वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बोलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है हमेशा सीधा, छोटा, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई। आज हम लोग प्रश्न संख्या कितना तक, आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 तक पढ़े, अब हम लोग मिलेंगे 16 तक पढ़े, अब हम लोग मिलेंगे के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।